gujaratiMidday.com પર હું ચિરંતના ભટ્ટ એડિટર ગુજરાતી મિડડે ડિજિટલ તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીશું કારણ કે આપણી સાથે છે આજે જયદીપ અહેલાવત. પાતાલ લોક જેની ચર્ચા આજે એક એક ઘરમાં છે, એક એક ફોનમાં, એક ટેલિવિઝન સ્ક્રીન પર એ સ્ટ્રીમ થઈ રહ્યું છે. પાતાલ લોકના હાથીરામ આજે ઇન્સ્પેક્ટર હાથીરામ આજે આપણી સાથે વાત કરવાના છે. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पाताल लोक. बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया, आप आए उनसे पहले कि किसी ने 8 घंटे में देख लिया, किसी ने रात को 4 बजे तक जाग कर देख लिया, किसी ने ऑफिस में बंक मार कर देख लिया. वर्क फ्रॉम होम तो है लेकिन 2 घंटे बॉस को बोल दिया कि भाई सर्दी है और पाताल लोक देख लिया. तो यस, और आपके तो इतने सारे फैंस हैं कि बस हम क्या कहें. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. ये प्यार है मतलब इनका सबका. मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जब ये स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, जब आपको पता चला कि आपको ये कैरेक्टर प्ले करना है, तो क्या फीलिंग था, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या था आपका? मेरा रिस्पॉन्स ये था कि मैम कैसा कोई कैरेक्टर करने को मिला नहीं था. सब लोग या तो गुंडा बना देते थे और अगर हीरो भी हो मतलब ऐसा कोई बहुत ही ऐसा मजेदार कैरेक्टर जो पॉजिटिव भी है, वो भी बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर है. मतलब वो रुतबे वाले किरदार थे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. तो हाथीराम वैसा नहीं है. हाथीराम फंसा हुआ है, हाथीराम की अपनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में. हाथीराम डरा हुआ है, हाथीराम लाचार है, हाथीराम हारा हुआ है, थका हुआ है, उम्र कैचअप हो रही है, बेटा ठीक से बात नहीं कर रहा. तो एवरीथिंग अराउंड हाथीराम इज डिस्टर्ब. और पर वो अंदर से कहीं शायद थोड़ा सा अभी भी उसने अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है कि मैं कोई एक जगह मिलेगी, कोई एक मौका तो मिलेगा जो जिससे वो ये सब ठीक कर पाएगा. तो बस उसका इंतजार कर रहा है वो, और वो उसको मिलता है. फिर उससे पीछे नहीं हट रहा है वो, क्योंकि फिर चाहे जान चली जाए अब कोई और रास्ता नहीं बचा है उसके पास. और वो बहुत खूबसूरत लाइन है जो सुदीप सर ने बोली है कि वो एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स है हाथीराम की. कि मेरे पिता के साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सारी जिंदगी मुझे वैसे देखे. तो इससे अच्छा मर जाता हूं मैं, पर अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं सर. तो वो उतनी ऑनेस्टी और उतना डेडिकेशन फिर वो उसके अंदर हमेशा से ही था, मौका कभी नहीं मिला था. तो ये जो खूबसूरती थी उस किरदार की, ये आपको पकड़ती है सबसे पहले जो आप पढ़ते हो. और ऐसा कुछ किया नहीं था. ये जो कैरेक्टर है ये आपने जब प्ले किया तो एज एन एक्टर आपने क्या कुछ हाउ मच डिड यू टेक अवे फ्रॉम द कैरेक्टर इन यू? मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज है ना आप ले ही जाते हो, और स्पेशली जब किरदार इतने सारे इमोशन से निकलता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो आपके जीवन पर पड़ता है. चाहे फिर वो मतलब हो सकता है आपको रात को नींद ठीक से ना आ रही हो सकता है आपको भूख ना लगती हो किसी चीज को लेके, और वो रिवर्स भी होता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक तरफा है. कई बार आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है, आप बहुत खुश हो, और जो काम पे जो सीन होता है वो इतना डिप्रेसिंग होता है कि आप उसके साथ बहुत देर तक मैच नहीं कर पाते हो. आप सेट पे पहुंचते हो, आप बहुत ही हैप्पी मूड में हो और बहुत ही एनर्जी में हो, और सडनली आपको कोई सीन मिलता है जहां आप इतने टूटे हुए, निराश, बिखरे हुए हो. तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे लगता है कि एक एक्टर की जिंदगी में हमेशा रहता है कि वो दोनों ही तरह से फंसता है. अगर किरदार का कुछ घर ले आए तो भी परेशानी होने वाली है, और घर का कुछ किरदार में लेके घुस गए तब भी परेशानी होने वाली है. बट इट्स ओके, पार्ट ऑफ जॉब. उसका कुछ कर नहीं सकते हो, आप संभालते हो उसको किसी न किसी तरीके से. और हर एक्टर का एक प्रोसेस होता है. मतलब कोई एक्टर ऐसे होते कि भाई एक्टिंग करनी है, ये किया, कट ऑफ किया, निकल गए, या एक पात्र को आत्मसात करने का भी एक प्रोसेस होता है. आपका क्या प्रोसेस रहा इस कैरेक्टर को लेकर? हाँ, जनरली क्या होता है, एक्चुअली डिपेंड करता है कि किरदार के ऊपर कि आप कितना उसके साथ कितने टाइम तक रहे हो. तो सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है वो. पर अगर मैं सिर्फ हाथीराम की बात करूं तो काफी टाइम साथ रहा हूं इसके, या ये मेरे साथ रहा है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा भी नहीं था कि आप कोई 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरह से उसके इस किरदार के नायक हैं, उसके लीड हैं. तो आपको और ज्यादा मौका मिलेगा नहीं कुछ करने का. तो मैक्सिमम टाइम आप सेट पे होते हो, या अगर छुट्टी भी है तो वो 2-4 दिन से ज्यादा नहीं है, या फिर ट्रैवलिंग है एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने की. कुछ दिन रह जाता है आपके साथ. थोड़ा सा वक्त लगा हाथीराम को, जयदीप और हाथीराम को अलग करने पर. पता नहीं क्या कहूं मैं उसको, पर वो उसकी कुछ आदतें, उसकी कुछ चीजें आप लाइफ में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको थोड़ा सा वक्त लगता है. तो
हाँ, ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि हरियाणवी है, हाथीराम और जयदेव भी हरियाणवी है, तो संभाल पाया मैं उसको। इट्स ओके, हैंडल हो गया। ये जो पूरी कहानी है, इट्स लॉट ऑफ क्राइम, लॉट ऑफ करप्शन, एक एक अजम्पशन, कहीं पे कुछ जी। एक कास्ट के भी काफी कॉन्फ्लिक्ट दिखाए हैं। तो ऐसा कभी हुआ कि ये देख के या पढ़ के, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ के या इस प्रोसेस में, कि ऐसा भी होता है, एक ऐसा कोई शॉक शॉक वैल्यू आपके लिए था एज एन एक्टर? सच कहूं तो नहीं, क्योंकि शॉक नहीं था, पर वो इंटरेस्टिंग जरूर था, उसका एंगल बहुत इंटरेस्टिंग था। इंट्रिगिंग था। जी, जैसे जी। जैसे कि बहुत सारे किरदार हैं उसमें, जैसे चाकू का, एक्चुअली उनकी जो बैक स्टोरी आती है ना, वो वैसा ही खुलता है जैसा सबके साथ किरदारों में खुलता है। तो हाथीराम जी। के लिए भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना जयदीप के लिए इंटरेस्टिंग था। तो उनकी बैक स्टोरीज बहुत खूबसूरत लिखी गई हैं, बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, और उसमें हर तरह के किरदार हैं। तो वो शॉकिंग तो नहीं कहूंगा, बट बहुत अतरंगा है, अद्भुत है कि उस तरह की जीवन जिया है कुछ किरदारों ने। और जिस तरह से हथौड़ा त्यागी उस पूरी सिचुएशन में है, इतने छोटे बिलीफ के साथ, जबकि वो बहुत बड़ा है उसके लिए, पर बाहरी अगर कोई बाहर का इंसान देखे तो उसको लगेगा कि ये बहुत छोटी बात है, इट्स ओके। मतलब कहने को कह सकते हो ना आपके, जो इंसान कुत्तों को प्यार करता है अच्छा इंसान होता है, एक नॉर्मल बात भी हो सकती है, लेकिन सोचो कि आपका बिलीफ कितना स्ट्रांग है उसमें, जी। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा फील होता है आपको। और आपने एज एन एक्टर पहले जो काम किया, और ये पाता लोग, आपका जो भी ग्राफ है करियर वाइज, क्या आपको लगता है कि उसका पेस, उसकी जो गति है वो ठीक है, या कुछ चीजें पहले हो जानी चाहिए थी? मैं तो कहता हूँ आते ही हो जानी चाहिए थी। पर अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं आप। तो कभी कभी लगता है थोड़ा सा लेट हुआ है वो, बट उसका उसका कोई दूसरा सोचने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज उससे कुछ होगा नहीं। अब हम पास्ट को लेके ना बड़ा पकड़ के रहते हैं, लाइफ की फिलोसफी बना ली है मैंने तो ये, पास्ट तुम्हारा जो है वो जा चुका है, उसमें कुछ नहीं बदल सकते हो आप, इधर से उधर एक तिनका नहीं रख सकते हो आप, और जो आने वाला है वो आपके हाथ में है नहीं। तो टेंशन मत लो, आज का काम करो, और पूरी ऐसा कर लो कि आज जो है वो आखिरी है, कल का पता नहीं है। तो आप जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा सुखमय हो जाता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा प्लानिंग की और उसकी। आज को जी के चलो उसी तरह से, जैसे हर दिन एक आपके लिए एक नया चीज हो। वो एक्चुअली सुनने में बहुत आसान लगता है, या बहुत बार सुना होता है, बट मुश्किल होता है अपनाना, आसान नहीं है। तो आपके दोस्तों का, आपके फैमिली वालों का, उनका क्या प्रतिभाव रहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? अचानक से बिजी का तो चलो उनको वो होता ही है, बट अचानक से ये हो जाता है कि सडनली आपको वो एग्जाम पास करने की जो सेटिस्फेक्शन टाइप एक फील आती है ना आपको, जब तक वो रिजल्ट नहीं आता और आप थोड़े से वैसे रहते हैं कि नर्वस के पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, और आपने एक्सपेक्ट किया हो कि हाँ यार 60% तक आ जाएगा, 60-65 तक, और वो सीधा 80 पे कूदे, तो और ज्यादा खुशी हो जाती है आपको। बट अभी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर आपको लगता है कि अब की बार क्लास में 80 आए तो अगली बार 85 आएंगे। तो वैसा सब एग्जैक्टली वैसा सब फील हो रहा है। आपसे मुझे ये जानना है कि आप अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज आपकी एक संदीप और पिंकी फरार जो रिलीज जी होने वाली थी, फिर खाली पीली, आपने जी एक नेटफ्लिक्स के लिए भी शॉर्ट फिल्म की है। जी। अब प्रोसेस कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है प्रेजेंट बिल्कुल कुछ सिनेरियो नहीं में? पता, बिल्कुल कुछ नहीं पता अभी तो कि क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जब सिनेमा बनाया जाता है ना, जैसे खाली पीली है, वो सिनेमा के लिए बनाई गई है, तो मुझे लगता है कि वो वहां रिलीज हो जानी चाहिए। बट अभी ये मेरा डिसीजन नहीं हो सकता है एज सिंपल एज दैट, कि कोई एक आदमी का डिसीजन कभी नहीं होता है। अब हाँ, नेटफ्लिक्स का जरूर तैयार है, और नेटफ्लिक्स कभी भी जब भी वो चाहेंगे अपने हिसाब से उसको रिलीज करने की कोशिश करेंगे। और संदीप पिंकी फरार का भी जो भी, अब वही है, इसमें मेरा कोई डिसीजन नहीं हो सकता एज बीइंग एन एक्टर। तो देखते हैं लॉकडाउन के बाद क्या होता है, उसके हिसाब से ही हो पाएगा। और एक बार और अगर हम हाथीराम की कैरेक्टर की बात करें, तो उसका अपनी बीवी के साथ जो रोमांस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। जी। तो पहले हम उस कैरेक्टर और मतलब वो दो कैरेक्टर के बीच में जो कनेक्शन है उसके बारे में अगर आप कुछ डिफाइन कर सके तो और आप एज अ पर्सन आर यू रोमांटिक और नॉट? आई एम वेरी वेरी मच, डिपेंड करता है कि आप किस मूड में हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप 24 घंटे रोमांस में रहते हो, ऑफ कोर्स, बट आई होप आई एम रोमांटिक, बिकॉज ये तो वही बता पाएगा जिसके साथ हुआ है।
तो आई होप कि बीबी बता पाए कि हाँ रोमांटिक नहीं थे या थे, जो भी है। बट पॉइंट बीइंग कि हाँ हाथीराम का बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेणु जो है वो हाथीराम से बहुत अलग है। हाथीराम इज वेरी रियलिस्टिक, रेणु रियलिस्टिक नहीं है। रेणु अब अलग अलग काम करती रहती है, और उसका थोड़ा सा एक अपना ड्रीम वर्ल्ड चलता रहता है। उसका है कि बेटा जो है वो ठीक से काम करे। वो अजीब अजीब बातों पे बेटे को सपोर्ट करती रहती है, वो हाथीराम को अजीब अजीब बातों पे डांटती रहती है। वो रियलिज्म जो है, रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ रेणु में कम है। गंदे गंदे खराब खराब बिजनेस करती रहती है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। वो भाई जो उसका बेसिकली रेणु का भाई है, वो उसको बेवकूफ बनाता रहता है सोडा बेचने पे, या तो वो बेवकूफ बन जाती है। कहीं गहरे में शायद उसको ये है कि यार चलो इस वजह से थोड़ा सा घर में चहल पहल रहेगी। अगर वो भी एकदम चुपचाप बैठ जाएगी तो शायद उस तरह का माहौल नहीं होगा। तो वो अपनी तरफ से वो कोशिश करती है कि मैं कुछ अच्छा कर दूं, पर वो जनरली हो नहीं पाता है। जी बोलिए सर। आपका वो फूफा वाला डायलॉग बार बार डिमांड हो रही है। अरे डट जाओ फूफियो, एक बार सुनोगे, कितने बार सुनोगे, जाकर देख ले, उसने डंडा कर रखा है मेरा भी। आगे पसंद है। थैंक यू भाई। अच्छा, तो वो जो फूफा वाला डायलॉग है बाद में जो रिक्शा में मतलब जो निकलता है मुंह से, वो नेचुरल था या लिखा गया था? वो उसके कुछ लाइनें लिखी गई थी कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये इन्होंने बोला कि वहां जाओ, इन्होंने बोला वहां जाओ, और हम गधे हैं, हम तो भागते रहते हैं। तो बाकी फिर मैंने सुदीप सर को बोला कि सर मैं इसको पूरा हरियाणवी में करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट है जहां उसको फर्क नहीं पड़ता है अंसारी को समझ में आए या नहीं आए, उसको अपना अपना भड़ास बाहर निकालनी है। तो वो शुरू हो गया। मैं सीधा मैंने कहा प्लीज मुझे, तो सुदीप सर बोले बिल्कुल प्लीज कैरी ऑन, आई हैव नो इश्यू। तो मैंने उस पूरे सीन को उसमें सब जो है सुंदर सुंदर शब्द डालते हुए सबको मैंने हरियाणवी में तब्दील कर दिया। बहुत सीखने को मिला हमें वो एक जी डायलॉग थैंक से। यू। थैंक यू वेरी मच। हमारा ज्ञान काफी बड़ा दिया आपने, हम थोड़ा लिमिटेड था हमारा बुकेट। जी जी जी। तो हम अभी हम हाथीराम, अच्छा किसी ने पहले वो एक सवाल मैं ले लेती हूँ फिर हम आगे बात करते हैं कि जी वो कैरेक्टर का नाम हाथीराम क्यों था? ये किसी ने, दो लोगों ने आगे ये सवाल एक्चुअली पूछा। किसी को नहीं पता है, बट आई एम थैंकफुल कि उसका हाथीराम था। यू नो व्हाई? कि एक तो ये बहुत अतरंगा नाम है, ये जनरली आप सुनते नहीं हो इस तरह के नाम। तो शेर सिंह सुना होगा पर हाथीराम नहीं सुना होगा। पर मैं बहुत खुश हूं कि सुदीप सर ने नाम रखा। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि मुझे जब वो पढ़ रहा था ना, मुझे हाथी वाला फील आया उस कैरेक्टर में, बिकॉज वो बड़ा शांत आदमी है, बाहर से देखने में बड़ा शांत, धीरे धीरे जैसे हाथी चलता है, पानी से नहाया, अपना काम चल रहा है। पर आप विश्वास मानिए, हाथी पागल होता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई जंगली जानवर ऐसा नहीं है जो उसके रास्ते में आ सके। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हाथीराम की है। जब तक शांत था ठीक चल रहा था। जिस दिन फटना शुरू होता है, वो बेटे से शुरू होता है एक्चुअली, वो जहां बेटे को बचाने के लिए वो जाता है, उसके बाद से आप उसका वो देखिए, वो कहीं नहीं रुक रहा है। उसके बाद उसको मरना पसंद है, लेकिन अब पीछे हटना पसंद नहीं है। वेरी 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 ट्रू। और कहा जाए तो एनिमल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाथी की मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होती है, exactly. बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत चिल्ड आउट भी होता है, बहुत चिल्ड आउट अपने तरीके, बहुत चिल्ड आउट। सो अब हम बात करते हैं जयदीप के बारे में, क्योंकि हाथीराम को तो हमने पूरा डाइसेक्ट करके रख दिया है। तो जयदीप के बारे में आप क्या कहेंगे, कितना जानते हैं आप उनको? पता नहीं, शायद जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो किरदारों की तरह खुल रहा है वो भी। मतलब जयदीप को ही जयदीप क्या होता है ना कि हम जिंदगी में कई बार ऐसा, और स्पेशली एक एक्टर की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इमोशन आप ऐसे छू लेते हो कभी कभी जो आपके नहीं है, और फिर वो आपके हो जाते हैं, फिर आपके साथ रह गए हैं। ओरिजिनली वो आपके नहीं थे, या शायद कहीं दबे हुए पड़े थे, पर वो निकल आते हैं बाद में, और फिर वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप उनको इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं वो। सो हाँ, जयदीप भी साथ साथ आई थिंक अपने आप को ही ढूंढ रहा है। अच्छा है, बढ़िया सफर चलता रहे। अपने कॉलेज डेज के बारे में कुछ बताएं। पूना में जब आप पढ़ रहे थे, आप आई थिंक 2008 में आपने ज्वाइन किया, सो आई थिंक यू मस्ट बी इन योर लेट 20s व्हेन यू जॉइंड पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। यस, मैं अपना एमए इंग्लिश करने के बाद मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया था। सो आई वाज 2008 में तो मैं पास आउट हो गया था। 2008 में पास आउट हो गया था, और जी, जी, जी। 2005 में हमने ज्वाइन किया था FTII।
तो हाँ, मैं रोहतक से पढ़ा हुआ हूँ। शुरुआती जो 10वीं तक की पढ़ाई थी वो गांव में हुई थी। उसके बाद रोहतक में जाट कॉलेज और हमारी जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वहाँ, और उसके बाद मैं फिल्म शूट पुणे आया था। तो हाँ, बस यही है, मतलब यही इसी तरह से पढ़ाई लिखाई नॉर्मल जैसे स्टूडेंट होते हैं तो वैसा ही था। कोई ऐसा बहुत ब्राइट भी नहीं कहूंगा और निकम्मा भी नहीं कहूंगा, बट एक एवरेज स्टूडेंट की तरह हमेशा रहा। तो या बाकी और बहुत बहुत सारी आदतें थी काम करने की, जैसे खेलना वेलना बहुत पसंद था। तो कॉलेज की तरफ से किसी भी टीम में पहुंच जाता था कि हाँ मेरा भी ट्रायल ले लो, मैं भी, मुझे भी फुटबॉल खेलनी है मुझे। और स्टेज विटेज पे भी जाते थे, नाटक लेके नहीं, बट थिएटर नहीं करता था उन दिनों, बट हरियाणवी फोक डांस करना और ये सब, और पोइट्रिक रेसिटेशन जो होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते थे हिंदी उर्दू कविताओं के, एक कॉम्पिटिशन्स होते थे यूथ फेस्टिवल्स में, वहां जाना, वो सब होती थी। तो स्टेज पे चढ़ने की आदत लग गई थी तब से ही, 11वीं क्लास से ही। तो तभी तय कर लिया था कि इसी दिशा में आगे बढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, तब कॉलेज टाइम में मुझे फौजी बनना था, आर्मी ऑफिसर बनना था, तो वो नहीं हुआ, तब जाके थिएटर शुरू हुआ। या, ओके, बहुत जी। एक्सट्रीम है दोनों या चॉइसेस, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप, हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि पोएट्री रेसिटेशन वगैरह के लिए भी आप जी, जाते थे, तो आप कभी गलती से कभी लिख लेते हैं कुछ शब्द? लिखा करता था, अब नहीं लिखता हूँ। अब नहीं लिखता हूँ, कभी लिखा करता था थोड़ा बहुत, बट शायद वो कहीं दब गया है, वो जयदीप कहीं अंदर दब गया है। देखता हूँ कभी बाहर उभर के आता है तो, अभी तो नहीं लिखता हूँ। और आपने डांस मेंशन किया, तो जी। यू लव डांसिंग, अरे मतलब हाँ, वाई? वो एक ऐसी चीज तो जो बचपन से करता आ रहा हूँ मैं। क्या तो बात है। बचपन में बड़ी डांट खाई है मैंने पापा से, क्योंकि मैं किसी की भी शादी में घुस जाता था। वो जो घरों के सामने से घुड़चड़ी वगैरह निकलती है ना, किसी की बारात में या कोई बच्चे थे, तो बाहर, घर के बाहर बाजा बज रहा है तो मैं कूद गया, तो फिर पापा से बड़ा डांट खाता था कि किसी की भी शादी में घुस जाते हो, तो मतलब हुआ ये। तो हाँ, डांस का बड़ा शौक रहा मुझे। क्या बात है। तो आई थिंक जी। आपको एक ऐसा तड़क भड़क डांस वाला भी कोई एक कैरेक्टर आपको मिलना चाहिए अब। या आई वुड लव टू, व्हाई नॉट। मैं बुरा डांसर नहीं हूं, तो ठीक ठाक मेहनत करके कर लूंगा मैं। आई एम मतलब श्योर। मुझे बेसिक रिदम की समझ है, बाकी प्रैक्टिस वाली बात हो जाएगी। अभी काफी टाइम हो गया तो किया नहीं है, तो उस तरह से स्पेशली जी, फिल्मों में तो नहीं किया है। जैसे आपने इरफान की जगह भर दी, आप, आपका अरे, अपने लोगों मैं को इतना एग्जैक्टली पसंद उसी आ की रहा बात है। कर रहा था। आप भी वही आप, सवाल उठा रहे, मैं भी उसी की बात कर रहा था कि तो आपको क्या क्या ही करना भर है लेंगे इसके मैम, लिए? क्या ही भर लेंगे उनकी जगह, कोई नहीं भर सकता उनकी जगह। पर ये है कि वो रहेंगे, हम सबके बीच रहेंगे, वो नहीं एज, वो बहुत ही, फिर वो फिर से वही कह रहा है, इरफान नहीं मरा करते हैं। तो वो हैं और वो रहेंगे हम सबके बीच में, उनकी जगह कोई नहीं भर सकता। पर ये है कि अगर कुछ लोग कुछ करते रहेंगे तो शायद कमी थोड़ी कम महसूस होगी, बस इतना ही। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम किया आपने, और इरफान सर के साथ उसका नाम जोड़ना उस चीज का, तो मेरे लिए इस सब, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं है मैम, सच बता रहा, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं काम ऑलरेडी उनको एक तरह से डेडिकेट कर चुका हूँ, क्योंकि ये जब सब हो रहा था और वो छोड़ के चले गए, आई थिंक वो एक ऐसा चीज थी जो मैं नहीं हैंडल कर पाया था 2-3 दिन। बट जहाँ होंगे दद्दा सही होंगे। या, या, sorry, I mean talking about Irfan makes या me इट्स so ऑलवेज happy. So it's डिस्टर्बिंग। anyway, तो आपने कहा संगीत की समझ है, डांस कर सकते हैं। आप कैसा संगीत सुनना पसंद करते हैं? आप गजलों वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, अंग्रेजी गानों वाले हैं, क्या पसंद है आपको? नहीं, मैं अंग्रेजी का तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे कोई मतलब नहीं है उन गानों से। और वो कहीं डिस्को इसको कहीं बज रहे हो जहां सुनने का कोई लॉजिक नहीं है, तो बात अलग है। लॉजिक नहीं, ठीक है, हाँ हाँ, सही। ढिंचैक ढिंचैक होता रहे तो बात अलग है, बट मेरा मेरा मैं ऐसे, मैं कभी उनको ऐसे कि घर में इंग्लिश म्यूजिक लगा के मैं तो नहीं सुनता हूँ कम से कम। पर मेरा बाकी सब है, वो डिपेंड करता है आपके मूड के ऊपर। मतलब आप गजलें भी सुनते हैं, आप सूफियाना भी सुनते हैं, आप बॉलीवुड रेट्रो भी सुनते हैं, और बॉलीवुड जी, का जो जी। 90s का दौर था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। बॉलीवुड का जो पुराना दौर था वो अपना, तो वो किसी किसी दिन कैसे जिस जिस मूड पे आप वो चलते हैं। पंजाबी है, फोक है। जी। और
और आर यू अ लॉन्ग ड्राइव काइंड ऑफ पर्सन बारिश में, या फिर यस बारिश में भीगना आपको पसंद है? नहीं, बारिश में भीगना उतना पसंद नहीं है, पर ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं। हाँ, पर भीग जाओ तो भीग भी जाओ। बट लॉन्ग ड्राइव आई आई लव इट, बिकॉज ड्राइविंग इज माय काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। मैंने ऐसे बहुत बार करता हूँ, जब जब कोई अभी तो लॉकडाउन है तो कुछ कर नहीं सकते, बट मैं बॉम्बे दिल्ली, मतलब बॉम्बे हरियाणा 2-3 बार जा चुका हूँ बाय रोड, आना जाना। और भोपाल पूना ये सब किया है मैंने। मुझे बड़ा मजा आता है ड्राइव करने में। और स्पेशली बॉम्बे में रात को निकल, बहुत बार ऐसा होता है कोई स्क्रिप्ट पढ़ लिया आपने या कुछ पढ़ लिया, तो खाली ये समझने के लिए कि वो सही है गलत है, तो आप निकल गए ऐसे टाउन साइड और 2 घंटे ड्राइव करके, 1 घंटा ड्राइव करके वापस आ जाते, तो वो थोड़ी सेटल हो जाते। तो मेरे लिए बड़ी स्ट्रेस बस्टर टाइप है वो। आजकल सभी लड़कियों के क्रश हो चुके हैं, लेकिन आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन है? एक्चुअली हाथीराम अभी भी अटका हुआ कहीं, मुझे लग रहा है। पर मेरे रहे हैं, मतलब अभी रिसेंट तो पता नहीं, शायद उस तरह से नहीं है, पर एक वक्त में जरूर रहे हैं। जैसे शिल्पा जी मेरा कॉलेज टाइम में और ये सब में बहुत बड़ा क्रश थे। सुष्मिता जी बहुत बड़ा क्रश रहे हैं। बट अभी रिसेंट तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बट अगर कभी कभार, नहीं क्रश नहीं कहूंगा, क्योंकि वो लगता है उसको कहते ही कि आपको लगता है कि हाँ, वो आता जाता रहता है, आता वो स्टे नहीं कर रहा है। बट आई थिंक शिल्पा जी और सुष्मिता जी ऐसे हैं जो आप तक सस्टेन करते हैं, तो या और कुछ कुछ थोड़े क्वर्की क्वेश्चंस अभी हैं जी आपके जी। लिए, कि आपको अगर कोई भी मिले या कोई आपसे बात करे तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से सबसे पहले जो ध्यान जाता है मेरा हाथ मिलाने के स्टाइल पे जाता है। ओके। अगर वो बहुत ढीला ढाला हाथ मिलाते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा हाँ, लगता है कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। सही बंदा कुछ नहीं। लोग होते हैं बस ऐसे हाथ पकड़ा देंगे, हाथ में उंगली पकड़ा देंगे, मुझे वो पसंद नहीं आते हैं वो। हमने रेनू और हाथीराम के रोमांस पे काफी चर्चा हाँ, कर अभी ली। सुन रहे थे। हाँ हमारा एक अलग तरह का, एक्चुअली किसी ने मुझे फोन किया, जी। एक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे फोन किया कि आई डोंट नो जयदीप के लोग तुम्हारे रोमांटिक कहानी क्यों नहीं लगते, क्योंकि मुझे मुझे हाथीराम और रेणु में बहुत अच्छा रोमांस नजर आया। एक अपनी तरह का रोमांस है, लेकिन वो है, वो बहुत ही अंडर करंट है। क्योंकि जिस तरह से जब रेणु उस दौर में होती है जहां हाथीराम का 2 दिन फोन नहीं लग रहा ना, वो हाँ उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूं उस चीज को। जी जी तो जी। वो बहुत ही अंडर करंट है, मतलब हो सकता है सालों की जद्दोजहद में कहीं दब गया है वो, बहुत ही खूबसूरती से बाहर आया है। लेकिन कभी गलती से गाना वाना गुनगुना लेते हैं? हाँ हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा सा अगर। मैं एक पोइट्री है, वो उसको ही थोड़ा सा आपको सुना प्लीज सकता हूँ। प्लीज अ, अ, बशीर बद्र जी की है शायद ये, क्या बात है। कि बड़ी फेवरेट रही है, बहुत बहुत जगह सुनाई है मैंने अपने दोस्तों में, तो मेरे दोस्त बोर हो जाते हैं, बस करो वही सुनाते रहते हो। बट आपने नहीं सुनी तो मैं आपको सुना सकता हूँ कि फेरा करो कोई शाम घर भी रहा करो, यूं ही बेसबब ना फेरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो, यूं ही बेसबब ना फेरा करो। काफी हो गया क्या मेरे ख्याल से। बात है, ओह माय गॉड, नो इट्स एक ब्यूटीफुल। शेर है इसी में, मैं उससे रहा नहीं जाता, बहुत ही खूबसूरत शेर है। इरशाद। मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे
तपाक से, ये नए मजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, ये नए मजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, यूं ही बेसबब ना रहा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। Oh my God, आपने goosebumps दे दिए हमें. I'm sure थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। it was beautiful, lovely. Thank you. और मैंने आपको कल फोन किया तभी मैंने कहा था, आपने हेलो कहा तो पहले एक सेकंड मुझे ऐसे सोचना पड़ा कि चिरंतना बोलो, आवाज सुन के रुक मत जाओ. थैंक यू चिरंतना, आवाज. थैंक यू। So thank you very much. Thanks a lot. All the best and congratulations once again for Patal Lok.